नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आपके साथ राकेश वशिष्ठ हाजिर हूं एक बार फिर नए विषय पर चर्चा के साथ। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत जो 12 मार्च 2021 को हुई थी, वह 15 अगस्त 2023 को समाप्त हो जाएगी। इसी कड़ी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी और घोषणा थी प्रतिवर्ष 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे यानी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की। आप जानते हैं, एक तरफ जब 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिलने जा रही थी, तो दूसरी तरफ देश में एक विध्वंसकारी घटना घट रही थी और घटना थी धर्म के आधार पर भारत के विभाजन की, जिसके परिणाम स्वरूप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जन्म हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन ने न केवल देश और तत्कालीन तमाम तरह के संसाधन और संस्थाओं जैसे रेलवे और आर्मी का बंटवारा किया, बल्कि विभाजन के हालातों को बीच जिस तरह की हिंसा ने जन्म लिया, उसका दर्द आज भी हमारे देश के लोगों के जेहन में बसा हुआ है। हिंसा का तांडव जिन दो राज्यों ने सबसे ज़्यादा झेला वो थे तत्कालीन पंजाब और बंगाल। स्थिति यह थी कि भारत की आज़ादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी स्वयं आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं थे। जब दिल्ली आज़ादी का जश्न मना रही थी और पंडित नेहरू 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को अपना ऐतिहासिक भाषण अ ट्रस्टी विद डेस्टिनी पढ़ रहे थे, तब महात्मा गांधी बंगाल में सांप्रदायिक कारणों से हुई हिंसा के चलते शोक में डूबे हुए बंगाल को मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे। कैसी थी और क्यों थी भारत के विभाजन की विभीषिका, क्या थे विभाजन के कारण और तत्कालीन समय में हुई सांप्रदायिक हिंसाओं का असर हमारे समाज पर क्या हुआ, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर सुभाष चंद्र पारिक जी। सर, कार्यक्रम में आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, पहला सवाल हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि 15 अगस्त देश की आज़ादी की सालगिरह और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर वर्ष 14 अगस्त को रूप में विभीषिका दिवस के रूप में मनाने की बात कही है, तो एक तरफ जहां हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ हम उन दिनों को याद कर रहे हैं। क्यों करें हम उन दिनों को याद? बहुत ही आवश्यक है और हमारे प्रधानमंत्री की ये पहल बहुत ही सराहनीय है जी, क्योंकि देखिए, जब देश का विभाजन हुआ जी, तो उसके बाद में विभाजन हुआ था, बाउंड्री बन गई थी जी, लेकिन विभाजन के बाद में उन बाउंड्री के एक तरफ कुछ हिंदू रह गए और दूसरी तरफ कुछ मुसलमान रह गए और वो उनके साथ दंगे शुरू हो गए जी। उन दंगों में जो विभत्स तांडव हुआ, लोगों की मारकाट हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, वो एक ऐसी मानसिकता का उदाहरण है जिसे दोबारा न दोहराया जाए। इसलिए 14 अगस्त को ज़रूर ही पार्टीशन हॉरिफाइंग डे को हमें मनाना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दे सकें कि जो ये हॉरिफाइंग एक्ट हुआ था जी, उससे लोगों को क्या हुआ था। एक कल्पना करने वाली बात है कि आज हम में से किसी को घर भी छोड़ना पड़े, बिल्कुल ठीक बात, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं और वो लोग तो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए थे। किस तरह से वो आए, कुछ लोग पैदल आए, कुछ लोग गाड़ियों में आए, कुछ ट्रेन में आए, कुछ शिप से आए और रास्ते में उनके साथ कैसी मारकाट हुई, महिलाओं के साथ कितना अभद्र व्यवहार हुआ, यहाँ तक कि रेप भी हुआ। बिल्कुल ठीक। तो ये जो घटनाएं हैं, ये आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में नहीं रखेगी तो हम वो सावधानी नहीं बरतेंगे, वो गलती जो हम कर चुके हैं वो दोबारा गलती कर सकते हैं। इसलिए इसे याद रखना, इसे मनाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है सर, पूरा देश इस दिन को आज मना रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? दंगे हुए, हिंसा हुई, सांप्रदायिक कारण रहे, देशों का बंटवारा हुआ, लोग इधर से उधर माइग्रेट हुए, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इन सब के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी? ये बहुत ही अहम सवाल है राकेश जी। जी, थोड़ा बैकग्राउंड में यदि हम जाते हैं तो देखिए, ब्रिटिश सरकार को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये एहसास हो गया था कि अब वो हिंदुस्तान पर और अधिक राज्य नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बन गई थी और कुछ और भी पार्टीज़ थी, जैसे इंडियन मुस्लिम लीग, सबके अपने अपने विचार थे। जो हमारे आखिरी वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1946 में आए थे, और ऐसा
ऐसा उन्होंने शुरू में डिक्लेयर किया था कि 1948 में हम देश को आज़ाद करेंगे, लेकिन उन्होंने इसे पूर्व निर्धारित कर दिया। और इस बीच कुछ ताकतें ऐसी उभर कर के आई जिसमें हालांकि सब लोग साथ रह रहे थे बरसों से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हजारों साल से। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब इतने दिनों से साथ रह रहे थे तो अचानक उन दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ये सब, लेकिन ये टू नेशन थ्योरी को बिल्कुल ठीक बात उन्होंने हमसे स्वीकार करवा लिया। और उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के भी सिग्नेचर हुए और जिन्ना साहब के भी सिग्नेचर हुए। टू नेशन थ्योरी बनी तो किस आधार पर बने वो, मतलब उस वक्त क्या आधार था? आधार जो टू नेशन थ्योरी का था वो एक मुस्लिम पॉपुलेशन का ही था। मुस्लिम्स उस वक्त 25% थे और उन्हें ये ऐसा लग रहा था कि शायद उनके साथ जस्टिस नहीं हो, ऐसा जिन्ना साहब को भी लग रहा था। लेकिन बहुत से लोग मुसलमानों में भी ऐसे थे जो ये चाहते थे कि विभाजन नहीं हो, क्योंकि हम सब साथ रह रहे हैं। और इनके अलावा सिख, जैन और क्रिश्चियंस ने इसको स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था नहीं, हम साथ ही रह सकते हैं। तो अब इसको डिवाइड करना जरूरी हुआ, तो सबसे ज़्यादा इसका असर पंजाब और बंगाल पर हुआ, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि वहीं ये विभाजन की पृष्ठभूमि बन रही थी, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की। अब ये विभाजन कैसे हो, एक निष्पक्ष आदमी की इसके लिए आवश्यकता थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक जो बहुत ही फेमस लॉयर थे रेडक्लिफ, उनको बुलाया ब्रिटेन से, जो इससे पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं आए थे। और उन्होंने स्टैटिस्टिक्स और मैप के आधार पर भी विभाजन किया। ठीक है। विभाजन की लाइन तो डल गई, उस पर जो कमेटी के बाकी मेंबर्स के भी साइन हो गए, उसमें हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। लेकिन वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने दोनों तरफ इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी कि लोगों को घर छोड़ के आना पड़ा, जिसकी कोई कल्पना किसी ने की नहीं थी। वो चिंगारी एक बार शुरू क्या हुई कि वो बहुत विकराल रूप ले चुकी। और आपने पुराने टाइम की जो पिक्चर्स यदि हम देखें या उन लोगों से सुने जो विस्थापित होकर आए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है किसी का भी दिल सहम जाएगा। बहुत अन्याय हुआ, लोग अपना सब कुछ छोड़ करके आए और आकर उनको कितनी परेशानियों को सामना करना पड़ा, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये धर्म के आधार पर दंगे स्टार्ट हो गए, दोनों तरफ दंगे स्टार्ट हुए और दोनों तरफ से लोग विस्थापित हुए। पंजाब से करीब, जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया था, वहाँ से करीब 6 मिलियन से ज़्यादा लगभग हिंदू हिंदुस्तान में आए और लगभग इतने ही मुसलमान उधर गए। सो एज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल ये माइग्रेशन हुआ। लेकिन ये माइग्रेशन स्मूथ नहीं हुआ, ये बहुत ही हॉरिफाइंग हुआ। लोगों को काट दिया गया, बेरहमी से उनका मर्डर किया सर, अभी गया। आपने जिक्र किया कि पूरे स्टैटिस्टिक्स के आधार पे रेडक्लिफ ने भारत का बंटवारा किया था और 2 मुल्क बने, भारत और पाकिस्तान। जब स्टैटिस्टिक्स के आधार पे ये बात थी, पंडित नेहरू को स्वीकार था, जिन्ना को ये स्वीकार था, तो सांप्रदायिक हिंसा की वजह क्या रही? जब सब लोगों को स्वीकार ही था, टू नेशन थ्योरी अडॉप्ट कर ली गई थी, सब लोगों ने ट्रीटीज पे साइन किए, रेडक्लिफ ने उसको स्टैटिस्टिक्स के आधार पे बांटा, फिर हिंसा की वजह क्या थी? ये जो बात है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ये भी भरोसा दिलाया था, क्योंकि वायलेंस होगी ऐसा अंदेशा हिंदू लीडर्स को भी था, मुस्लिम लीडर्स को भी था, स्वयं गांधी जी को था। इस बात का अंदेशा था उनको कि ऐसा कुछ हो सकता है और उन्होंने इसकी संभावनाएं व्यक्त की थी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने उस वक्त ये कहा था, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, टू कोट हिम, दैट आई एम ए सोल्जर, आई एम नॉट ए सिविलियन एंड आई विल एंश्योर कि ये पार्टीशन स्मूथ हो और किसी तरह की वायलेंस नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों में ये हिंसा भड़क गई, बिकॉज जो मुसलमान यहाँ से वेस्ट पाकिस्तान में गए या ईस्ट पाकिस्तान में गए और वहाँ से जो हिंदू आए, उन्होंने जो अपनी कहानियाँ सुनाई कि वहाँ ये हुआ है, हमारे साथ ये हुआ, इससे वो आग और चिंगारी भड़कती गई। और ये तो देखिए, जब दंगे होते हैं तब भी आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा दंगे फैलते हैं वो कुछ इस तरह की खबरों से, जो शायद झूठी भी खबरें होती हैं, लेकिन फिर वो विकराल रूप ले लेती हैं। कभी भी किसी भी आप दंगे को उठा करके देख लियो, वो एक भयंकर त्रासदी थी
और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इसे मनाने के लिए हमें कहा है 2021 से हमने ये पार्टीशन हॉरिफाइंग को हम मना रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत अन्याय हुआ लोगों के साथ में, और लोगों को ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी को ये नॉलेज होनी ज़रूरी है कि इस तरह की मिस्टेक होने का रिजल्ट क्या होता है, ठीक बात कही ताकि लोगों में एक साथ रहने की कई बार बात करते हैं टू नेशंस थ्योरी की, जैसा आपने अभी कहा कि टू नेशंस थ्योरी अडॉप्ट कर ली गई थी। एक इसमें वर्जन आता है लोगों का कि तत्कालीन जो नेता थे उनकी इस तरीके की महत्वाकांक्षाएं थी कि वो किसी कंट्री को लीड करें, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना के संदर्भ में हम ये बात करें या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं के संदर्भ में ये बात करें। तो टू नेशन थ्योरी और नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, इन दोनों को आप किस तरीके से अलग करते हैं और किस तरीके से संयुक्त रूप से दोनों को देखते हैं आप? ये बहुत ही अहम मुद्दा और अहम सवाल है। देखिए, महत्वाकांक्षा इंसान की और जो लीडर होता है उसकी हमेशा रहती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये फैक्ट है। मैं ये यहाँ कहूँगा कि यदि ब्रिटिशर्स ने ये सोचा होगा कि हिंदुस्तान एक रहेगा तो एशिया में एक बहुत मजबूत राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। सो कहीं उनकी भी इच्छा थी कि ये दो भागों में इसका विभाजन हो जाए, कमज़ोर हो जाए। यस, डेफिनेटली जो दोनों तरफ के लीडर्स थे, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। मैं एक रिटायर्ड सोल्जर हूँ, पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उनकी इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षा दोनों की थी। जिन्ना साहब भी लीड करना चाहते थे और नेहरू जी भी लीड करना चाहते थे। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, मान लो घर में भी दो भाइयों में ऐसा विरोधाभास होता है, तो फादर यही समझता है कि इनको अलग अलग कर दिया जाए। तो शायद उस बेसिस पर भी अलग हुआ। लेकिन एक और थ्योरी इसमें ये कहती है कि उस वक्त जो मुसलमान थे उनके दिमाग में ये था, बिकॉज मुसलमान उस वक्त 25% थे। ठीक है। उनको ये लगा कि हिंदू बाहुल्य राष्ट्र में पता नहीं उनकी अहमियत होगी या नहीं होगी, इसलिए लार्जर लेवल पर मुस्लिम लीग ने उन्हें ऐसा लगा, तो वो तो जिन्ना ने ही तो उन्हें ये बात कही थी कि ऐसा हो सकता है। मुस्लिम लीग ने भी उनको ऐसा ही निर्देशित किया, बिकॉज आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो, आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू, हम दोनों एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन कहीं से यदि हमारे दिमाग में कोई विष भर दिया जाता है तो फिर हम उसकी डिमांड करने लग जाते हैं। बहुत से लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं, उनको शायद ज्ञान भी नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, और यही उस वक्त हुआ। नहीं, ये बात ठीक है, क्योंकि तब मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस में हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे, और ज़्यादातर मुस्लिम्स ने तो इस जिन्ना की बात का विरोध किया। कलाम साहब ने भी बहुत विरोध किया था इसका कि नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। गांधी जी ने भी विरोध किया था। गांधी जी कतई विभाजन नहीं चाहते थे। बहुत से मुसलमान नेता, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, कतई नहीं चाहते थे। ठीक है सर, हम वहाँ पार्टीशन से लौटते हैं अब स्वतंत्रता दिवस की तरफ। भारत अब 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की ओर जा रहा है। आपकी सूक्ष्म टिप्पणी इस विषय पर? सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई जी। और आज हमें आवश्यकता है इस संकल्प की कि हम इस स्वाधीनता के लिए हमेशा हर वक्त अपना कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें, तभी ये स्वाधीनता बरकरार रहती है। गांधी जी ने कहा था कि हम लाए हैं किश्ती तूफान से निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वो बहुत ही सही बात उन्होंने कही थी। और आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था। बिल्कुल ठीक बात। अब इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जैसे एक सोल्जर होता है, बहुत लोगों के दिमाग में शायद कुछ डाउट होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोल्जर मरना नहीं चाहता है, लेकिन मरने के लिए तत्पर रहता है। मरना नहीं चाहता है लेकिन मरने के लिए तत्पर रहता है। यदि देश में के ऊपर आँच आती है या देश में रहने वालों पर कोई आँच आती है तो सोल्जर मरने के लिए तैयार रहता है।
व्यक्तिगत रूप से वो इतना कमज़ोर नहीं है। जैसे आप सुनते हैं कि यहाँ सुसाइड कर लिया, एग्ज़ाम के डर से बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। कभी आर्मी तो पर्सन्स के बारे में इस तरह की सोल्जर नहीं चाहता हो, सोल्जर कभी ऐसा नहीं चाहता, बहुत जीना चाहता है, बिंदास होता है, वो जीने की इच्छा होती, तमन्ना होती है। लेकिन आप देखिए कारगिल में बहुत से एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, मतलब कारगिल युद्ध आपने भी देखा होगा कि किस तरह से विक्रम बत्रा और पांडे ने, और फिल्में तक बनी है उनके ऊपर, उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। तो वो तैयार रहता है। मैं अपने सर्विस काल का मेडिकल कोर का भी एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जी बताएं। हमारे एक ऑफिसर मेजर लेशराम ज्योतिन जो कि मणिपुर के थे, और मैं उस मिशन को हैंडल कर रहा था, मैं उस वक्त ब्रिगेडियर था, वो अफ़गानिस्तान में थे। और जो हमारा इंडियन मेडिकल मिशन काबुल में था, हमारे 4 मेडिकल मिशन थे, एक काबुल में था, एक कंधार में था, एक हेरात में था, एक मज़ार शरीफ में था, उनको मैं हैंडल करता था। और उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ और टेररिस्ट ने बुलेट स्प्रे किया। इन शॉर्ट ज्योतिन ने उस टेररिस्ट को पकड़ लिया और उसको छोड़ा नहीं, टेररिस्ट को डिटोनेट करना पड़ा, वो दोनों चले गए लेकिन बाकी सब बच गए। तो ये इस तरह का जो मतलब सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं, उसमें और मरने की इच्छा में फ़र्क है, ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं सर, ठीक बात आपने कही ही। हमें 75 साल हो चुके हैं, 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। 75 वर्षों में हमने क्या पाया और क्या खोया? बहुत लंबी बातें हैं, क्या पाया। डेफिनेटली हमारा बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और पिछले 1 दशक में तो बहुत ही ज़्यादा चेंज आया है। हर तरह से हमारी इंटरनेशनल छवि सुधरी है, लोग हमें पहचानने लगे हैं। आज हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की वैल्यू है। वर्ल्ड लीडर्स हमारे प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी कुछ मदद करे। तो देश में बहुत बदलाव आया है। लेकिन देश की सुरक्षा 2 तरह से होती है, एक इकोनॉमिक सुरक्षा और एक बॉर्डर की सुरक्षा। तो इकोनॉमिक हालात भी बहुत अच्छे होने चाहिए। और मैं एक पाकिस्तानी स्कॉलर की एक बात कह सकता हूँ, टू कोट हिम, कि आज पाकिस्तान के फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर के लिए यदि करने के पास कुछ है तो ये है कि कर्जा लो और पुराना कर्जा चुकाओ। बिल्कुल ठीक बात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो कहा है कि मैं अगर किसी को हालचाल के लिए भी फ़ोन करता हूं तो वो उन लोगों को लगता है कि शायद पैसे ही मांगेगा, पैसे ही मांग रहा होगा। सो फ़ख्र की बात यह है कि हम आज एक मेजर इकोनॉमी के रूप में उभर रहे हैं। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हमारी आर्म फोर्सेस की वेपनरी डेवलप हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। और कोविड में देखिए हमने अपना वैक्सीन बनाया। मुझे गर्व है अपने आप को भारतीय कहने में, मतलब हमेशा ही गर्व रहा है, लेकिन इन दिनों में वो मेरा गर्व और भी बढ़ा है। हमारी चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हुआ है। जो आयुष्मान भारत की योजना है उसमें हर भारतवासी कहीं भी उपचार ले सकता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, देश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस देश रोजगार सुई नहीं बनती थी वहाँ हवाई जहाज बनते हैं। हिंदुस्तान गन बन रही है और सबसे बड़ी तोप बनी है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, और जो सब कुछ संभव था। सर, अभी अमेरिका ने भी इस 15 अगस्त को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की बात कही है। वहाँ के 6 सांसदों ने वहाँ की कांग्रेस में पत्र लिखा है। इस बात को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती हुई भूमिका के संदर्भ में किस तरह देखते हैं? जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी है जी, उसमें वास्तव में बहुत सुधार हुआ है। और वो सुधार तब होता है, आपको दूसरा आदमी, आपका पड़ोसी कब पहचानता है, जब उसे ये एहसास हो कि हाँ आपने खुद का ख्याल रखा हुआ है। यानी सलाह वही दे सकता है जिसका खुद का घर अच्छा हो। तो डेफिनेटली हमारा ये सुधार हुआ है, और लोगों ने माना है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कैसे सुचारू रूप से चल रही है, कुछ न कुछ तो है जो इनसे सीखा जा सकता है। और इसीलिए अमेरिका में इस तरह का प्रस्ताव रखा गया है। और ये मेरा ख्याल है स्वर्णिम अवसर है। और मैं एज ए सोल्जर, हालांकि राजनीति मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है जी, लेकिन देश में होने वाली घटनाओं से अपने आप को हमेशा अवेयर रखता हूँ। और मैंने ऐसा भी वक्त देखा है कि हमारी भी इकोनॉमिक पोजीशन कमज़ोर हुई है 90 के दशक में। 90 के दशक में। और हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी भी वीक हुई है। हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका में कोई मिलने का टाइम भी नहीं देते थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो परिस्थितियाँ थी। तो आज हम जब देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की तरफ लोग निगाहें उठा के देख रहे हैं, और
शायद आपने कुछ कभी वॉच किया हो यदि पाकिस्तान टीवी को, तो वहाँ के आवाम में मोदी की डिमांड होने लगी। बिल्कुल ठीक बात। ये कितनी बड़ी बात है, यह हम सब के लिए गर्व की बात है। यहीं से आपका हमारा अगला सवाल निकलता है, भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बने एक डेट को। आज पाकिस्तान के हालात क्या हैं और भारत के हालात क्या हैं, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। हम दोनों जहां खड़े हुए हैं उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपकी तरफ से। हर कंट्री में स्टेट एक्टर्स होते हैं, ठीक बात। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, ठीक बात। जहां स्टेट एक्टर्स को नॉन स्टेट एक्टर्स ओवरराइड करने लग जाते हैं, परेशानी शुरू हो जाती है। ठीक बात। पाकिस्तान की बुनियाद तो अलग हुई थी। जिन्ना साहब ने भी ये कहा था कि हम किसी भी धर्म के लोग को वही आज़ादी देंगे जो मुसलमानों को देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ धर्म के नाम पर दंगे होने लगे, टेररिज्म को उन्होंने अपनाया, हिंदुस्तान में उन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की। 4 बार हमारी लड़ाई हुई। सबसे पहले 1947 में मतलब हम दंगों से उभर ही नहीं पाए थे कि उन्होंने अटैक कर दिया, और उसके बाद में 65 और आज भी वहाँ पे माइनॉरिटीज जो हैं, विशेषकर हिंदूज, उनका रिलीजियस माइग्रेशन हो रहा है, उनका माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है। और वो कष्ट में है। सर, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है, उसमें भी विशेषकर 2 कार्यक्रम चल रहे हैं, मेरा माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान। इन कार्यक्रमों के बारे में आप क्या कहेंगे? हर घर तिरंगा अभियान भी इसी के साथ शुरू हुआ था, अमृत महोत्सव का पार्टी है जी। काफ़ी समय पहले, मतलब देश को आज़ाद होने के पहले, तिरंगे को लगाने पर भी कुछ पाबंदियां थी। उसके बाद में आई थिंक थ्रू कोर्ट ये जजमेंट हुआ कि नहीं, लोगों को लगाया दिया जाना चाहिए। और जो अमृत महोत्सव के स्टार्ट के पहले तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा 13, 14 और 15 अगस्त को बिल्कुल हर घर पर रात और दिन तिरंगा लगाया जाए, और जो लोग अपने घर पर तिरंगा लगाते हैं वो अपनी सेल्फी लेकर के और उसको पोस्ट करें, ताकि ये अंदाज़ा लग सके कि कितने लोगों ने लगाया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है, लोगों को ज्ञान होता है। मैं अपने मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों से पूछता हूँ, तो अब वो ये बता सकते हैं कि हमारे तिरंगे में कलर कितने हैं, और ये जो चक्र है ये क्या है। उन्हें शायद हो सकता है ये ज्ञान नहीं हो कि ये चक्र एक न्याय का प्रतिबिंब है, या जो हमारा इंडियन सैफरन कलर है वो ये दर्शाता है कि हम धर्म, जाति और सबसे ऊपर उठ करके और हमारे नेता काम करें, और जो हमारा हरा रंग है वो हमारी हरियाली, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे देश की व्यवस्था के ऊपर आधारित है। और अशोक चक्र तो धर्म और न्याय का प्रतिबिंब है, हमारी संस्कृति का भी प्रतिबिंब है। कल ही मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा कि ये जो मैं ऊपर फ्लैग लगा रखा था तो उसने सैल्यूट किया, तो मैंने भाई ये क्या है, तो उसने बोला ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और उसने मुझे यहाँ तक बता दिया है कि ये जो इसका प्रोपोर्शन होता है ये 3/2 का होता है। बिल्कुल ठीक बात सर। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब ये इस तरीके के प्रोग्राम सरकार की तरफ से चल रहे हैं और लोगों ने उनको अपने हाथों में लिया, अडॉप्ट किया और हर घर पे तिरंगा लगा रहे हैं, ऐसे में एक बात ये आती है कि झंडे को लेके जो प्रोटोकॉल्स हैं, राष्ट्रीय ध्वज को लेके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या हैं? बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, हमारा झंडा ही तो सब कुछ है ना। बिल्कुल ठीक। आपने देखा होगा कारगिल की लड़ाई में कि जैसे जैसे हम चोटियों पर पहुंचते रहते हैं, हमारे सैनिक झंडा ही वहाँ गाड़ रहे थे। बिल्कुल ठीक बात। और महाभारत में भी आपको यदि ये सीन याद हो तो कि एक बार दुर्योधन रथ से नीचे उतर गया था और किसी एक योद्धा ने उसका झंडा लेने की कोशिश की थी। तो मतलब ध्वज जो है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, प्रतिबिंब है, और वो हमारे लिए सब कुछ है। तो सबसे पहले तो हमें इसका आदर करना चाहिए, ठीक वो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको सही तरीके से लगाया जाए, कभी भी उसको रिवर्स न लगाएं। ठीक बात। क्योंकि रिवर्स लगाने के कुछ ओकेजन्स होते हैं। ये कभी भी ज़मीन से टच नहीं किया जाए, ठीक है, पानी से टच नहीं किया जाए, और इस पर कुछ लिखावट न लिखी जाए, क्योंकि लोग, कोई भी कपड़ा होता है या कोई भी दीवार होती है उसमें कुछ बच्चे लिखने लग जाते हैं। तो ये लोगों को मुख्य बातें ज्ञान देना बहुत आवश्यक है।
और अब आपने 3 दिन हर घर तिरंगा में लगा तो दिया ठीक है, है, अब उसको लेकिन उसके बाद में आप उसको उतारें कैसे? तरीके उसको उतारिए, उतार करके सीधा रख करके उसको फोल्ड कीजिए, फोल्ड करके और उसको बिल्कुल सुरक्षित और ऐसे स्थान पर रखिए जहां हम उसको इज्जत से देख सकते हैं। जैसे मैं अपने घर में मेरे मंदिर के ऊपर अपने तिरंगे को रख देता हूँ, और जब मुझे लगाना होता है तो मैं फिर वहाँ से उसी तरह से मैं और मेरी पत्नी दोनों उठाते हैं और फिर हम ले जा करके लगाते हैं। हाँ। तो ये थे हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर सुभाष चंद्र पारिक जी, जिन्होंने हमें बताया भारत की विभीषिका दिवस के बारे में, आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में, और अभी जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है हर घर तिरंगा अभियान के बारे में। हमें उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। सर, आप कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।